जुनैद और नसीर को जिसने मारा तुम उसका भी एनकाउंटर करोगे? नहीं करोगे तुम। इसलिए नहीं करोगे क्योंकि तुम मजहब के नाम पर एनकाउंटर करते हो। आज मैं शुरुआत कर रही हूँ दो तस्वीरों के साथ, एक इस तरह और एक इस तरह। जो तस्वीर आप देख रहे हैं, पहली तस्वीर वो जो सदन के भीतर की है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक संकल्प लिया था और वो संकल्प था माफियाओं को मिट्टी में मिला देने का संकल्प। और दूसरी तस्वीर में माफियाओं को मिट्टी में मिलाने के उस संकल्प को आप चरितार्थ होते हुए देख रहे हैं। एनकाउंटर तो उत्तर प्रदेश के झांसी में हुआ, लेकिन चर्चा पूरे देश भर में हो रही है। सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है, मिट्टी में मिला दिया हैशटैग के साथ लोग ट्वीट कर रहे हैं। योगी सरकार का संदेश साफ है कि कोई भी हत्यारा बचेगा नहीं। कोई अपराधी हो, गुंडा हो, माफिया हो या फिर उसका गुर्गा ही क्यों ना हो, जैसा ऐलान वैसा अंजाम। और इस अंजाम से उमेश पाल के जो परिजन हैं या फिर वो जो 25 करोड़ लोग जिन्होंने कभी उसका आतंक झेला है, उनका विश्वास भी इसके बाद बढ़ा है। लेकिन सपा और AIMIM, और सिर्फ यही दोनों पार्टी नहीं बल्कि इसमें बसपा भी है, बल्कि इसमें कांग्रेस भी है, जिन्हें इस एनकाउंटर से बहुत तकलीफ हो रही है। वो इसे असल मुद्दों से ध्यान भटकाना कह रहे हैं, कानून की धज्जियां उड़ाना कह रहे हैं। इतना ही नहीं बल्कि संविधान का एनकाउंटर कह रहे हैं। आज इसी पर कर रही हूँ 5 का प्रहार। लेकिन इससे पहले कि आगे बढ़ूं, थोड़ा कुछ और जो जानकारी है वो फटाफट से मैं आपको दे देती हूँ ग्राफिक्स के जरिए कि दरअसल किस तरह से इस पूरे एनकाउंटर को अंजाम दिया गया और क्यों इस एनकाउंटर को अंजाम दिया गया और कैसे पहुंची दरअसल जो यूपी STF की टीम है वो असद और गुलाम तक। प्रयागराज की अगर बात करें तो बाइक से दरअसल कानपुर गए थे असद और गुलाम की अगर बात करें, कानपुर में क्या होता है, बस पर बैठकर ये मेरठ जाते हैं। आप देखिए कि किस तरह से ये एक जगह से दूसरी जगह, एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर पहुंच रहे थे। ऑटो से संगम विहार पहुंचते हैं, मेरठ से ये ऑटो लेते हैं। संगम विहार कौन सा? दिल्ली का, जहां पर ये 15 दिनों तक दरअसल रुकते हैं। दिल्ली में 15 दिनों इन्होंने अपना ठिकाना बनाया हुआ था संगम विहार में। फिर उसके बाद अजमेर में भी ये लोग कुछ दिन बिताते हैं, कुछ दिन वहां भी रुकते हैं। फिर उत्तर प्रदेश के झांसी में पारीछा डैम जो है वहां पर दरअसल ये मारे जाते हैं उस मुठभेड़ में। हालांकि जो पुलिस की थ्योरी सामने आई है, जो ADG लॉ एंड ऑर्डर ने साफ तौर पर तमाम चीजें बताई है, वो ये बता रही थी कि दरअसल इनकी प्लानिंग कुछ और थी और प्लानिंग ये थी कि अपने पिता और चाचा को छुड़ाना चाहता था। अब ऐसे में 5 का प्रहार के जो 5 सवाल खड़े हो रहे हैं एक एक कर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, ये कि असद और गुलाम के एनकाउंटर पर ये सवाल क्यों? दूसरा सवाल ये कि हत्यारों के एनकाउंटर से क्या सपा को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है? तीसरा सवाल ये कि अखिलेश यादव ने एनकाउंटर को झूठा क्यों बताया? हर एनकाउंटर को वो झूठा बता देते हैं, उनके भी इन बातों की क्या जांच होनी चाहिए? चौथा सवाल ये कि माफिया और उसके गुर्गों पर अगर प्रहार हो रहा है तो फिर इस पर भी सियासत क्यों? पांचवा और अंतिम सवाल ये कि अतीक के 4 शूटर्स ढेर हो चुके हैं, बाकी कब पकड़े जाएंगे? ये तमाम सवाल होंगे, कई खास मेहमान होंगे, लेकिन पहले आपको दिखाती हूँ एक छोटी सी रिपोर्ट। मिट्टी में मिला देंगे। उमेश पाल हत्याकांड के बाद उत्तर प्रदेश के CM ने जो संकल्प लिया था उसे पूरा कर लिया गया है। पहले अरबाज, फिर उस्मान और आज अतीक के बेटे असद और शूटर गुलाम को भी योगी की पुलिस ने मिट्टी में मिला दिया। योगी की पुलिस ने उस असद और गुलाम को एनकाउंटर में मार गिराया है जिन्होंने दिन दहाड़े प्रयागराज में उमेश पाल को गोलियों से छलनी कर दिया था। पिछले 39 दिनों से STF इन दोनों हत्यारों को तलाश रही थी। दोनों पर 5-5 लाख रुपए के इनाम भी रखे गए थे, लेकिन आज इनकी सटीक जानकारी मिल गई। झांसी के परीक्षा इलाके में दोनों छिपे हुए थे, जहां STF पहुंचे और सरेंडर करने के लिए कहा तो दोनों ने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की और करीब 40 राउंड तक चली फायरिंग के बाद दोनों एनकाउंटर में मारे गए। STF इनके पीछे काफी समय से लगी हुई थी। जब से ये घटना हुई है तब से लगातार हम प्रयास कर रहे थे कि सारे अपराधियों को कानून के दायरे में लाया जाए और आज फाइनली असद और गुलाम को मार गिराने में STF को सफलता प्राप्त हुई है। जिस असद गुलाम को STF ने ढेर किया, उन्होंने अतीक और अशरफ को पुलिस के काफिले से छुड़ाने की प्लानिंग की थी। जब साबरमती जेल से अतीक और बरेली जेल से अशरफ को लाया जा रहा था तब काफिले पर हमला कर दोनों को छुड़ाने का प्लान था, लेकिन यूपी पुलिस ने असद गुलाम के मंसूबों को नाकाम कर दिया। सूचना थी कि इनके ऊपर इनके कॉन्वॉय पर अटैक करके इनको छुड़ाने का प्रयास किया जा सकता है, तो उन संभावनाओं को देखते हुए हम लोगों ने सभी तरह की प्रिकॉशंस और लिए थे। असद और गुलाम का एनकाउंटर तब हुआ जब प्रयागराज की कोर्ट में माफिया अतीक और उसके भाई अशरफ की पेशी हो रही थी। उसी वक्त झांसी में दोनों को STF ने ढेर कर दिया और कोर्ट में ही अतीक को अपने बेटे असद और गुलाम के एनकाउंटर की खबर मिली तो चक्कर खाकर गिर पड़ा। कोर्ट रूम में ही फूट फूट कर रोने लगा। समाज में डर का माहौल था और आज उस डर का अंत हो रहा है।
आज अतीक अहमद और अशरफ भी पुलिस कस्टडी में हैं और जो अपराधी अभी बचे या छिपे हैं वो पुलिस के सामने, न्यायालय के सामने आत्मसमर्पण करें। पुलिस से अगर भिड़ेंगे, पुलिस पर हमला करेंगे तो पुलिस को अधिकार है अपना बचाव करने का। योगी सरकार का संदेश साफ है कि हर हत्यारे का एक ही अंजाम होगा, न माफिया बचेगा न उसके गुर्गे। सरकार के इसी संकल्प से उमेश पाल के परिजनों का भरोसा बढ़ गया है कि उन्हें इंसाफ मिलेगा। अपना फर्ज अदा किया, जो उनको करना चाहिए उन्होंने अच्छा न्याय किया। इसके आगे अब जो भी हुआ है वो कानूनी तौर से फैसला हुआ है। बाबा जी पे और प्रशासन पे सब चीज छोड़ दिया है, वो जो कुछ करेंगे उचित करेंगे। असद और गुलाम के एनकाउंटर से योगी सरकार की जय जयकार हो रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी के मुखिया ने अतीक के बेटे के एनकाउंटर पर सवाल खड़े कर दिए। अखिलेश ने ट्वीट कर लिखा कि झूठे एनकाउंटर करके भाजपा सरकार सच्चे मुद्दों से ध्यान भटकाना चाह रही है। भाजपा न्यायालय में विश्वास नहीं रखते हैं। आज के और हालिया एनकाउंटर्स की भी गहन जांच पड़ताल हो व दोषियों को छोड़ा ना जाए। सही गलत के फैसलों का अधिकार सत्ता का नहीं होता। और नसीर को जिसने मारा तुम उसका भी एनकाउंटर करोगे? नहीं करोगे तुम। इसलिए नहीं करोगे क्योंकि तुम मजहब के नाम पर एनकाउंटर करते हो। मारो जुनैद और नसीर के कातिलों को। नहीं मारोगे, अब तक एक पकड़ा गया, 9 गायब। नहीं करोगे। ये कानून की धज्जियां उड़ रही, एनकाउंटर नहीं, तुम कॉन्स्टिट्यूशन का एनकाउंटर करना चाहते हो। अतीक के बेटे असद और उसके शूटर गुलाम के एनकाउंटर पर सियासत शुरू हो गई है, लेकिन सवाल है कि हत्यारों के एनकाउंटर से सपा को परेशानी क्यों है? जब माफिया और उसके गुर्गों पर प्रहार हो रहा है तो क्या समाजवादी पार्टी को दिक्कत है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इसी खबर पर और पहले विस्तार से एक बड़ी जो खबर है वो आपको बता देती हूं, क्योंकि रिमांड कॉपी जो है दरअसल वो रिपब्लिक भारत के हाथ में है और इस रिमांड कॉपी में अतीक को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। न केवल अतीक बल्कि उसके भाई अशरफ को लेकर भी एक बड़ा खुलासा ये हुआ है कि अतीक ने पाकिस्तान से आए जो हथियार हैं वो दरअसल खरीदे थे। ड्रोन से जो हथियार गिराए जाते थे उन हथियारों को खरीदता था अतीक अहमद और अशरफ अहमद। ये बड़ी खबर जो इस वक्त आ रही है, रिमांड कॉपी से ये बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। और आज जिस तरह से हथियार मिले हैं, कुछ विदेशी हथियार भी मिले हैं और दरअसल उनके बारे में अब जो जानकारी है वो दरअसल अब सामने आ रही है। रिमांड की कॉपी में दरअसल इस बात का जिक्र है, इसे मेंशन किया गया है कि पाकिस्तान से हथियार खरीदता था अतीक अहमद। आप सोचिए कि फिर कहां तक इसका नेटवर्क था, कहां तक इसका नेक्सस था, क्या कुछ अब तक मिला। आपको बता दें जो वॉल्टर P88 जो पिस्टल है वो दरअसल मिली। ब्रिटिश बुलडॉग रिवॉल्वर जो है वो भी इससे पहले हम आपको दिखा रहे थे कि दरअसल जब ये मारे गए, जब एनकाउंटर हुआ तो इस दौरान इनके पास वो पिस्टल थी। ये दरअसल असद और गुलाम की अगर बात करें तो ये उन दोनों के पास से मिली। एक के हाथ में ब्रिटिश बुलडॉग जो रिवॉल्वर है वो, और साथ ही साथ वॉल्टर पिस्टल की बात करें तो वो भी दरअसल मिली। तो ये एनकाउंटर के दौरान ये जो तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, ये पिस्टल भी उनके हाथ से जो बरामद है वो की गई है। और आप ही देखिए कि ये जो पूरा एरिया है जहां पर दरअसल ये एनकाउंटर हुआ, ये दरअसल अतीक का गढ़ किसी वक्त में माना जाता था। लेकिन इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है, कई बड़े खुलासे जो हो रहे हैं कि किस तरह से ISI और लश्कर से भी रिश्तों का जिक्र इस रिमांड कॉपी में किया गया है। आतंकी संगठन लश्कर से अतीक के संबंध थे। तो आप ये देखिए कि अब जो तमाम चीजें हैं वो खुलकर सामने आ रही है। रिमांड कॉपी में इन तमाम बातों का जिक्र किया गया है। उसमें बताया गया है कि किस तरह से पाकिस्तान से आए जो हथियार है वो दरअसल ये खरीदता था जो ड्रोन से गिराए जाते थे। न केवल इतना बल्कि ISI और लश्कर से भी इसके संबंध थे, उनका भी जिक्र दरअसल सामने आया है। पाकिस्तान से ये हथियार मंगवाता था। ये एक बहुत बड़ा खुलासा जो इस वक्त हुआ है, ये बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। लेकिन साथ ही साथ कुछ और जानकारी जो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दे रहे हैं कि किस तरह से झांसी में दरअसल जो असद है वो ढेर कर दिया जाता है। और ये पूरा इलाका जो मैप के जरिए मैं यहां पर आपको बता रही हूं कि दरअसल किस तरह से ये जो पूरा इलाका है, ये पूरा इलाका दरअसल अतीक अहमद का गढ़ माना जाता था किसी वक्त में। और यही कारण है कि उसको मुफीद मानते हुए दरअसल जो असद है, जो गुलाम है, वो इन इलाकों में घूम रहे थे। ये मैप के जरिए हम आपको दिखाते हैं कि प्रयागराज, कानपुर, देखिए प्रयागराज में ये शूट आउट होता है जो कि एक बहुत बड़ा चैलेंज था। कितनी जो लोकेशन है वो दरअसल उसने चेंज की, प्रयागराज भी रहा, कानपुर भी रहा, दिल्ली भी रहा, मेरठ भी उसकी लोकेशन देखी गई और फिर झांसी में आकर मारे जाते हैं। जो इनका प्लान दरअसल था वो भी खतरनाक था और उसी को लेकर दरअसल
बकायदा आज एडीजी लॉ एंड ऑर्डर द्वारा वो खुलासा भी किया गया था। और किस तरह से पुलिस का जो वो कॉन्वॉय था उस पर अटैक करने की इन दोनों की तैयारी थी। वो अतीक अहमद और अशरफ को छुड़ाना चाहता था, यानी कि अपने पिता और चाचा को दरअसल छुड़ाने का जो पूरा प्लान था वो भी था। और जहां ये फरारी काट रहा था, किस तरह से वहां पर शाइस्ता उसके लिए कारोबारियों तक पैसा पहुंचा रही थी, ये भी तमाम चीजें सामने निकल कर आई है। तमाम खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फटाफट से मैं आपका परिचय करवा देती हूं, क्योंकि देखिए 2 पीड़ित भी हमारे साथ इस वक्त यहां पर जुड़े हुए हैं। मोहम्मद जिशान को आप यहां पर देख पा रहे हैं जो हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। जयापाल भी हमारे साथ जुड़ेंगी, लेकिन आलोक अवस्थी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हैं। विक्रम सिंह जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार प्लीज उनको स्क्रीन पर लेकर आए, फॉर्मर डीजीपी हैं यूपी पुलिस में। साथ ही साथ कैप्टन सिकंदर रिजवी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव भी मेरे साथ जुड़ेंगे, यहाँ स्क्रीन पर तो मैं नहीं देख पा रही हूँ, लेकिन साजन के सिंह पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ वो भी जुड़ेंगे, और सैयद जवाद साहब पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, यहाँ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले आलोक अवस्थी जी का मैं रुख करना चाहूंगी कि संकल्प पूरा हो गया आज आपका। तस्वीरें तो कुछ यही बता रही है जो तस्वीरें आज सामने निकल कर आई। आलोक अवस्थी जी, योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि मैं माफियाओं को मिट्टी में मिला दूंगा, तो उनकी बात को जिन लोगों ने हल्के में लिया था, हंसी उड़ाई थी, उन्हें आज लग रहा होगा कि आज वाकई माफिया मिट्टी में मिल रहा है। और स्वयं अतीक अहमद ने ये बात वहां पे कही जेल में, मुसावरत में जेल से आते समय, कि मैं तो मिट्टी में मिल गया हूँ, अब मुझे झगड़ा जा रहा है। यह वह माफिया है जिसके कुत्ते से हाथ मिलाने के लिए समाजवादी पार्टी के चीफ केंद्र जाते थे। आज उसकी स्थिति में योगी आदित्यनाथ जी ने कुत्तों से बदतर कर दी है। अपराधी का जो अंजाम होना है वो अंजाम सामने दिखाई पड़ रहा है। उसके आपराधिक स्रोतों को नष्ट कर दिया गया है, अवैध संपत्ति को जब्त कर लिया गया है, और जो उसने अवैध संपत्तियों को निर्माण किया था उनको पहले बुलडोजर कर चुका है। मुझे लगता है ये बड़े माफियाओं को सबक है। हाँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि दिन दहाड़े जिस तरीके से सरकार को चैलेंज करके और कानून व्यवस्था को धक्का बताते हुए एक वकील की हत्या और साथ 2 पुलिस कर्मियों की हत्या दिन दहाड़े करी गई थी, उसके बाद से पूरा प्रशासन, पूरी सरकार इस मामले को अपनी दांत समझते हुए कार्रवाई करी है। 1.5 महीने के ट्रेस के बाद ये 2 बड़े शूटर पकड़े गए हैं और मारे गए हैं, और साथ ही साथ इसके पहले भी 2 इनकाउंटर हो चुके हैं, तो अब तक 4 इनकाउंटर इस केस में हो चुके हैं। और यह अपराधियों के लिए एक बहुत बड़ा सबक है, और यह योगी आदित्यनाथ जी के सुशासन की वजह से संभव हो पाया। बिल्कुल, आज आप अपनी पीठ थपथपा सकते हैं, बिल्कुल थपथपा सकते हैं, लेकिन जिस तरह से आपने कहा कि जिस वक्त ये संकल्प सदन के भीतर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा लिया जा रहा था, तब जो भी आपके विरोधी हैं, विपक्षी हैं, वो दरअसल एक सुर में उसका मजाक उड़ा रहे थे। ये आईफन बट जो है वो बहुत देखा जा रहा था, लेकिन आज भी कह रहे हैं, आज भी वो ये कह रहे हैं कि दरअसल संविधान का एनकाउंटर कर दिया आप लोगों ने, न केवल सपा बल्कि उसके पीछे एक पूरी लंबी फेहरिस्त है, उसमें बसपा भी है, उसमें कांग्रेस भी है, उसमें MIM भी है, बल्कि वो तो कह रहे हैं कि धर्म के आधार पर आप एनकाउंटर करते हैं। अच्छा, एनकाउंटर कब होता है? जब व्यक्ति पुलिस से मुठभेड़ करता है। गिरफ्तारियां भी तो हुई है इस केस के अंदर, तमाम लोगों को गिरफ्तार करके जेल में डाला गया है, तो क्या उनका एनकाउंटर कर दिया हमने? अतीक अहमद जो है समाजवादी जेल से 2 बार यहाँ आ चुका है, लोग कह रहे थे गाड़ी पलट जाएगी, लेकिन यह सब सहयोग था जो एक बार हो चुका है, यह प्रयोग नहीं है। हमारी सरकार उनके खिलाफ अभियोजन पक्ष को मजबूत कर रही है। अभी आपने देखा 17 साल पुराने एक मुकदमे में आजीवन कारावास की सजा हमारी सरकार करा पाई है। 220 से ऊपर मुकदमे थे, 120 मुकदमों में खाली छोड़िया, कोई गवाही देने नहीं गया। आलोक जी, मैं लौट रही हूँ, मेरे साथ सिद्धार्थनाथ सिंह जी भी जुड़ चुके हैं। मैं जान रही हूँ कि जब्बाद साहब मेरे कुछ रिएक्ट यहाँ पर करना चाह रहे हैं, और मैं चाहूंगी कि समाजवादी पार्टी के जो गेस्ट हैं वो फटाफट से जुड़ जाएं ताकि जो एक काउंटर रिएक्शन है वो भी आ सके। लेकिन सिद्धार्थनाथ सिंह जी, जिस तरह का संकल्प लिया गया था, जिस तरह का ऐलान किया गया था, आज उसका अंजाम भी देखने को मिल गया है, ये तस्वीरें बता रही हैं। आपकी आवाज नहीं आ रही है सिद्धार्थनाथ सिंह जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? आवाज जो है नहीं आ रही है यहाँ पे। चलिए ठीक है, हम दोबारा लौटेंगे आपके पास। तब तक मैं उम्मीद कर रही हूं कि आपको आवाज आ जाए, आवाज ठीक करा ली जाए, दुरुस्त करा ली जाए। जब बात आप कुछ रिएक्ट करना चाह रहे थे, मैं एक रिएक्शन उनका ले लेती हूँ। हिमानी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका डिबेट में इनविटेशन देने के लिए।